अभी तो ये कुछ नहीं है। अभी जैसे जैसे बहुजन समाज का कारवां बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो भी बड़े चैनल ट्वीट किया, हम लोग पास आया, हम लोगों ने अपना जिले को भेज दिया, मंडल को भेज दिया, फिर वो विधानसभा में भेजेंगे, विधानसभा के लोग बूथ पे भेजेंगे, बूथ वाले पूरे गांव भेज देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनका में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300। तो क्या कोई स्पेशल रणनीति बनाई गई है बहन जी की ओर से, या फिर विश्वनाथ पाल अपनी कोई स्पेशल रणनीति बनाए हैं कि आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी में और जेल में, वो बसपा का दामन थाम सकती है? इस खबर में कितनी सच्चाई है? ये लोग इसे देखते रह गए और माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते देते। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज हम बातचीत करने वाले हैं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की। विश्वनाथ पाल इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर रोजाना विश्वनाथ पाल के वीडियो वायरल रहते हैं। आज हम बात करेंगे इनकी राजनीति के बारे में कि किस तरीके की जो राजनीति है इस समय उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ पाल और बीएसपी जो है वो कर रही है। साथ ही साथ बात करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी बीएसपी की है। एक और जहां भाजपा और कांग्रेस टीवी पर सामने से लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, तो बीएसपी क्या, कौन सी चाल बीएसपी चल रही है, कौन सा काम बीएसपी कर रही है चुपचाप रहकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले तो एक सवाल मेरा रहेगा, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक समाचार चैनल ने खबर चलाई थी, आप लोगों ने भाजपा से गठबंधन कर लिया। देखिए, अभी जब वो चैनल पे चला था तो मान्या बहन जी ने ट्वीट करके ये कहा कि ऐसे बहुजन समाज पार्टी के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले लोग इस तरह की न्यूज़ चलाते हैं, जिसमें भारत समाचार ने ये चलाया था। अभी तो ये कुछ नहीं है। अभी जैसे जैसे बहुजन समाज का कारवां बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो भी बड़े चैनल हैं ये अच्छाई हमारी दिखाएंगे कि नहीं, ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन ज़रा भी अगर कहीं कोई कमी हो गई तो उसको ज़रूर दिखाएंगे। और ये तो पूरा सरासर गलत था, ना बहन जी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कुछ हुआ, और उन्होंने दिखा दिया कि लाइव कॉन्फ्रेंस हो रही है कि भाजपा और बसपा का गठबंधन हो गया जी। ये सरासर गलत है। इसके लिए बहन जी का भी ट्वीट आया। हम लोग भी कहते हैं ऐसी गंदी मानसिकता के लोग जो इस तरह चलाते हैं उनको ये नहीं चलाना चाहिए। अच्छा सर, क्यों, मतलब खासकर बीएसपी के प्रति ही क्यों ये मेन स्ट्रीम चैनल जो है वो इस तरीके की खबरें चलाते हैं? समाजवादी पार्टी को लेकर तो कोई नहीं चला सकता कि भाजपा और सपा गठबंधन हो गया, बीएसपी के प्रति ही क्यों चलाया? देखिए, सच्चाई ये है कि अगर बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में दिखाई पड़ गई तो न सपा का पता लगेगा न भाजपा का। अच्छा। और ये पहले भी हुआ है, ये कोई भाषण नहीं है। जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो 2012 में इसी भारतीय जनता पार्टी की 90% सीटों पर 2-4 हजार 6 हजार से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या में बीकापुर विधानसभा से पूर्व मंत्री एक लड़ रहे थे, उनको मात्र 66 वोट मिला था। अच्छा। तो और गोसाईगंज में 4600, टांडा में भी ऐसे 22-3300। तो लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसका जनाधार तो बहुत बड़ा है, ये कहीं आपका वोटर जो है वो उसको देखता नहीं, है, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो भाजपा की ये बुरी हालत थी, लेकिन जैसे बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी 2007 में, जब हम लोगों ने एक नारा दिया कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है, तब ये जो दिल्ली में राज करने वाले लोग थे इनके अंदर दर्द शुरू हो गया कि बहुजन के लोग पहले नारा लगाते थे यूपी की मजबूरी है, मान्या बहन जी जरूरी है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ताकत लगा के यूपी में तो कब्जा कर लिया। अब ये बोल रहे हैं यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। अब कहीं दिल्ली पे ना कब्जा कर ले तो जो हमारा एक SC ST OBC और मुस्लिम समाज का और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का जो गठबंधन बना था उसको तोड़ने के तमाम छोटे छोटे दल बनाए गए, ये आपको मालूम है। लेकिन जैसे ही 2012 में समाजवादी आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्ट वाली मीडिया है, अब किस तरह सपोर्ट करती है वो मैं नहीं जानता हूं, ये लोग मिल करके एक ऐसी साजिश करते हैं कि लड़ाई सपा और भाजपा की दिखाई जाए। अरे बसपा को लड़ाई से बाहर किया जाए। अच्छा। कारण क्या है कि तब एक जो मुस्लिम समाज का वोट है वो जो सपा भाजपा की लड़ाई दिखाई पड़ेगी तो वो सपा में जाएगा। तो सपा में जाएगा तो सपा कभी भाजपा को नहीं हरा सकती। अच्छा।
लेकिन अगर वही लड़ाई बसपा की दिखाई पड़ जाए और कहीं हमारा मुस्लिम भाई जिस तरीके 2007 में बीएसपी के साथ दिया था, एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने भी, कहीं इसी तरह मुस्लिम अगर बीएसपी की तरफ घूम गया तो न भाजपा का ही पता लगेगा न सपा का पता लगेगा। तो ऐसे में तो आपके लिए एक बड़ी समस्या है ये। तो ऐसे में देखिए, मीडिया से बाहर रहकर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समय काम नहीं कर सकती, मीडिया बहुत जरूरी हो गया है। तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से अपने मीडिया के थ्रू कैसे लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं? कौन सा मीडिया आपकी बात दिखा रहा है जो आपके लोगों तक आपकी बात पहुंचा नहीं, अगर मीडिया हमको नहीं दिखा रहे, जो हमारे यूट्यूब के लोग हैं, यूट्यूबर लोग हैं, या जो फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ये लोग तो हमें दिखा ही रहे हैं। और इससे जो बड़ी मीडिया वाले परेशान भी हैं कि ये यूट्यूबर का लोगों का इतना महत्व बढ़ गया, तो उनका महत्व इसलिए बढ़ा कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आजकल तो बहुजन समाज पार्टी को भी दिखा रहे हैं। नहीं, आजकल तो यूट्यूब का इतना महत्व हो गया, बड़े बड़े पत्रकार लोग बड़े बड़े चैनल छोड़ के सब यूट्यूब पे आ रहे हाँ, हैं। तो यही कारण है। उसमें भी कुछ लोग हैं जो हमारे बहुजन समाज पार्टी की ईमानदारी से जो हम करते हैं उसको दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। लेकिन हमारी जो अपनी तैयारी है, क्योंकि हमें जिस भी हथियार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, हम उसके बदले में कोई न कोई रास्ता चुनेंगे और 27 में सरकार बनाएंगे। मतलब आप अपना वैकल्पिक रास्ता तैयार निश्चित रखें। हम अपना माउथ मीडिया तैयार करेंगे। अच्छा, हम अपने प्रचार तंत्र इतने अच्छे करेंगे, जैसे माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग 2 मार्च से बूथ सेक्टर कमेटी बना रहे हैं। हमारी बूथ सेक्टर कमेटी लगभग मजबूत हो गई है। अब जो बहन जी का ट्यूट आएगा, जो हम लोग वर्क करेंगे, ये वर्क हमारा जिले में, विधानसभा में, सेक्टर में, फिर बूथ पर, फिर पूरे गांव में जाएगा। अच्छा, कैसे वो प्रक्रिया, कैसे वो ट्वीट चलता है? जैसे आप बहन जी ने कोई ट्वीट बहन जी ने ट्वीट किया, हम लोग पास आया, हम लोगों ने अपना जिले को भेज दिया, मंडल को भेज दिया, फिर वो विधानसभा में भेजेंगे, विधानसभा के लोग बूथ पे भेजेंगे, बूथ वाले पूरे गांव भेज देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं सब बने हैं। तो ये तो एक अच्छी शुरुआत है। जो शुरुआत नहीं, हम इसी के बल पर चुनाव जीतेंगे। जितना विरोध मीडिया के लोगों को, जो निष्पक्ष है वो हमें दिखाएगा, जो निष्पक्ष नहीं है इधर उधर की बात दिखाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप लोगों ने व्हाट्सएप चुपचाप अपना एक खुफिया तरीके, क्योंकि हमने देखा है कि 2024 के चुनाव में एक षड्यंत्र के तहत एक एनडीए गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन, जी, ये दोनों में एक मिली भगत हुई। जी, भले ही अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे, अच्छा, इनकी एक मिली भगत चल रही थी कि एक कह रहा कि हम संविधान बदलेंगे, एक कह रहा हम संविधान बचाएंगे, और उस प्रोपोगंडा को जो तैयार किया गया उसको हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। इसीलिए माननीय बहन ने इस वक्त बूथ सेक्टर तक पूरा मजबूत बनने के लिए कहा कि जब हमारे बूथ पर लोग मजबूत रहेंगे तो ये जो गलत प्रोपोगंडा या र्यूमर बनाएंगे उसको हमारे बूथ कमेटी के लोग वहीं पर जवाब देकर शांत करने का काम करेंगे। मतलब बेसिकली ये कमी नजर आई 2024 के चुनाव में। हाँ, निश्चित हुआ बूथ सेक्टर कमेटी उस तरीके से मजबूत नहीं थी, पार्टी का कम्युनिकेशन नहीं हो पाया थी, थोड़ा कमजोरी थी, इसीलिए तो हम इधर मेहनत करके बना रहे हैं। अगर बूथ पर मेरे हर जगह मजबूत लोग होते तो जो प्रोपोगंडा चला रहे थे, बूथ पर जा रहे थे, हमारे बीएसपी के जो वोटर थे, चाहे एससी एसटी ओबीसी, वहाँ यही कहते थे कि देखो भाजपा संविधान बदलने जा रही है, हम संविधान बचाएंगे। आप संविधान क्या बचाओगे? बाबा साहब जो संविधान बना के सौंप रहे थे, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं करेंगे तो अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर ये बात बाबा साहब के मन में थी तो निश्चित है कि बाबा साहब के मन में ये भी बात रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ना रहने के बाद मेरा संविधान बदल दिया जाए। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को इतनी मजबूती से बना के गए हैं कि इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। लेकिन संशोधन तो फिर भी किए जा रहे हैं। संशोधन किया जा रहा है, ये संशोधन गलत तरीके से किया जा रहा है। कल भी एक संशोधन हुआ है, ये गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूं, हमारी बहन जी निंदा करती हैं, और इस तरीके से कर करके निश्चित नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पीएम सीएम पे अगर कोई आरोप लगता है और वो 30 दिन के लिए अगर जेल चला जाता है और उस अपराध में उसको 5 साल की सजा हो सकती है तो उसको कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अब हम देखें पिछले 10 साल के इतिहास में, जो भाजपा का 10 साल का इतिहास है, तो उसमें तो हमको भाजपा किसी नेता पर इस तरह के मुकदमे होते हुए नजर नहीं आते हैं। तो फिर ये जो पूरी तरीके से एक तरीके से लोकतंत्र पर तो वार है, ये जो बात कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का खतरा है, लेकिन
बाबा साहब ने जो कहा था कि 3 संविधान हमारा बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके आर्टिकल को बदल करके तो किसी का फायदा किसी का नुकसान किया जा सकता है, जिस नुकसान को कांग्रेस ने भी खूब किया है, समाजवादी भी पीछे गवर्नमेंट में रही खूब की है, और भाजपा तो इस वक्त कर रही है। संविधान के तहत हमको आरक्षण मिला है SC ST OBC को जी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अगर, क्योंकि हमारा प्राइवेट में आरक्षण नहीं है, अगर सरकारी विभाग को ये प्राइवेट कर दिया जा रहा है तो वहां सब कुछ तो अपने आप छीन लिया जा रहा है। बड़ी बात है। हम भी देखते हैं कल एक बड़ी लिस्ट आई है जिसमें लेटरल एंट्री के तौर पर जो IAS हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं बिना पेपर लिए, और तमाम जगहों पे देखते हैं NFS कर दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से जो SC ST OBC के लोग हैं उनको बाहर रखा जा रहा है। भाजपा के एक मुख्यमंत्री कहते थे मैं तो चाहता हूं कि सरकारी नौकरियां सब खत्म ही हो जाए, सिस्टम पूरा प्राइवेट हो जाए। तो एक और तो नरेंद्र मोदी माथे पर संविधान लगाते हैं जब चुनाव जीत कर जाते हैं, और दूसरी ओर बार बार निजीकरण की ओर इस देश की व्यवस्था को धकेल रहे हैं ताकि संविधान जो है वो पूरी तरीके से आरक्षण जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। देखिए, अभी कहने लगे, एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि सरकारी संस्थाओं को खत्म कर देना चाहिए। बाबा साहब के संविधान से ही देश चल रहा है। बाबा साहब के संविधान के तहत इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक तंत्र बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है, और ये सिस्टम सरकार के अधीनस्थ होता है, तब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पावर में होता है। लेकिन अगर इसी तरह सारा सिस्टम, सारा तंत्र अगर प्राइवेट को दे दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के हाथ में क्या रहेगा? ये बड़ा तर्क है। फिर तो ये देश हमारा कुछ उद्योगपतियों के हवाले हो जाएगा। ये बड़ा तर्क है। ये अगर मुख्यमंत्री कह रहा प्राइवेट कर देना चाहिए तो उसकी भी इसमें साजिश है कि इस पूरे देश को प्राइवेट करके और पूरा तंत्र देश का चलाने की व्यवस्था प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, फिर क्या बचेगा सरकार के पास? जी, कैसे चलेगा संविधान के तहत? अच्छा, आजकल ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। इस पे इस देश के रहने वाले सभी समाज के लोगों को इस पे चिंतन मनन करना चाहिए कि देश की जो बाबा साहब संविधान के तहत जो देश चल रहा है, जो संस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, ये सिस्टम प्राइवेट हाथों में ना जाने पाए, तभी ये देश हमारा सुरक्षित रहेगा। अच्छा, आजकल हम एक चीज़ देखते हैं, विश्वनाथ पाल जो हैं वो लगातार दिन भर कार्यक्रम करते हैं और एक बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो BSP ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300। तो क्या कोई स्पेशल रणनीति बनाई गई है बहन जी की ओर से, या फिर विश्वनाथ पाल अपनी कोई स्पेशल रणनीति बनाए हैं? और बड़ी संख्या में आखिर मुस्लिम जो है, जो समाजवादी पार्टी को मुख्यतः वोट देता है, फिर चाहे 22 का चुनाव रहा हो या 24 का चुनाव रहा हो, तो वो आजकल बसपा की ओर इतना आकर्षित क्यों हो रहा है? क्या कारण है? इसके पीछे क्या फॉर्मूला क्या लगाया गया है? देखिए, सर्व समाज इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की तरफ, मान्य बहन जी की तरफ एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता 7 से 12 तक बहन जी की गवर्नमेंट को देखा है, 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा है, और 17 से आज तक भाजपा को भी देख रहा है। आम जनता अगर निष्पक्ष भाव से चौराहे पर बात करती है, गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं, और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे SC ST हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, ये बात कर रहा है कि आज सबसे अच्छी तो 7 से 12 वाली सरकार थी, जिस सरकार में नौजवानों को खूब रोजगार भी मिला था, कहीं पर्चा नहीं लीक हुआ था, अधिकारी भी टाइम से ड्यूटी पर आता था, प्रदेश में कानून का राज चल रहा था, कहीं दंगा नहीं हो रहा था। तो क्यों ना हम वही सरकार ले आए जिसमें हमारा किसान भी खुश रहे, नौजवान भी खुश रहे, छात्र भी खुश रहे, व्यापारी भी खुश रहे, कानून का राज चले। तो इसलिए जनता का एक रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ बढ़ा है, और उसी कड़ी में चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे हमारे सवर्ण समाज के तमाम लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ कुछ लोग तो खुलकर सदस्यता ले रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं भैया हम रही कहूं भी अब की वोट हथियक देव, क्योंकि बहन जी का राज तो बहुत अच्छा चल रहा था। मुस्लिम समाज का जो वोटर है, और मुस्लिम समाज इस बात को समझ गया है कि हमें तो लड़ाई में सपा भाजपा को दिखा करके हमें सपा की तरफ तो भेजा जाता है, लेकिन ये मुस्लिम समाज समझ गया है कि जब तक हम बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं जाएंगे तब तक
इस सरकार को हम नहीं बदल सकते। जिस सरकार में पर्चा लीक हो रहा, जिस सरकार में भाईचारा बिगड़ रहा, जिस सरकार में रोज हत्याएं हो रही, जिस सरकार में बेटियों के साथ हमारे गलत व्यवहार हो रहा। ये क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, इसमें मुस्लिम समाज एक बड़ी शिकायत करता है कि सरकार हमारी तरफ दोयम दर्जे की निगाह से देखती है और इस सरकार में मुसलमानों के साथ जो है वो भेदभाव का व्यवहार होता है, नहीं, और इसीलिए वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है। तो आपको क्या लगता है इस प्रकार की कुछ चीजें हो रही हैं? नहीं, उसको मालूम है कि जब हम 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गए थे तो बहुजन समाज की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी 90% सीटों पर 2-4 हजार 6 हजार वोट में रह गई थी। लेकिन वो मुस्लिम देख रहा है जैसे हम 12 में समाजवादी की तरफ थोड़ा रुझान किए जी, तैसे भारतीय जनता पार्टी 13 छोड़ 14 में दिल्ली पर बैठ गई, 17 में यूपी पे बैठ गई और जाने का नाम नहीं ले रही। तो इसलिए मुस्लिम समाज भी इस बात को गंभीरता से सोचा है और ये नारा माननीय कांशी राम साहब हमारे दे करके गए थे कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो 27 का फॉर्मूला जो है अत्याचार क्यों? क्योंकि दलित को जाति के नाम पर हमको चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता था, जाति के नाम पर हमको तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था जहां जानवर भी पानी पी सकता था, जाति के नाम पर हमारा शोषण होता था और मुस्लिम समाज का धर्म के नाम पर शोषण होता था। लेकिन ये इसीलिए माननीय कांशी राम साहब ने कहा था सत्ता अपने हाथ में लो, जब आपके हाथ में सत्ता होगी तो आपके ऊपर शोषण होना बंद हो जाएगा। इस बात को मुस्लिम समाज समझ रहा है कि माननीय कांशी राम साहब की बात सही थी कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो आज की डेट में चाहे वो हमारा एससी समाज हो, एसटी हो और मुस्लिम हो, और चाहे ओबीसी समाज हो, अभी ओबीसी समाज का भी बहन जी ने जो भाईचारा संगठन तैयार किया है, हमारे लोग गांव-गांव में जाके कैडर कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के साथ साथ पिछड़ा भी समाज बहुत बड़ी संख्या में। समाज पे भी आऊंगा। एक सवाल ये था, कुछ दिनों पहले खबर चल रही थी कि आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी में और जेल में, वो बसपा का दामन थाम सकती है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, वो मुझसे कोई बात नहीं हुई है और वो आएंगे कि नहीं आएंगे इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। पूरा समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ आने को तैयार है। सपा में इनको आजम खान आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या दिक्कत नजर आ रही है सपा में मुस्लिम समाज को? अरे वो सीधे देख रहा है ना कि हम इनकी तरफ खड़े होते हैं और ये मेरे लिए खुल के नहीं खड़े होते हैं। ये मुस्लिम समाज खुद बोलता है, अखिलेश खुल के नहीं बोल रहा, ये मुस्लिम बोलता, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद वो देख रहा है कि जितने ताकत से हम सपा के साथ वोट दे रहे हैं, इतने ताकत से भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है, तो क्या फायदा हो रहा है। लेकिन जब हम बहुजन समाज पार्टी साथ थे तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल खत्म थी। इस बात को महसूस कर रहा है ना? नहीं, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमने मुसलमानों को टिकट भी दिया, उनको सांसद भी बनाया, हम उनके साथ खड़े भी होते हैं, और जब कोई भाजपा इस तरह की कार्रवाई करती है तो अखिलेश जो है वो विरोध भी करते हैं। बीएसपी से ज्यादा टिकट दिए हैं क्या? कितने लोग सब टिकट दिए थे? मुश्किल से 4-5, और बहुजन समाज पार्टी 20-25। मेयर के चुनाव में 17 में 11 मुस्लिम को हमने टिकट दिया था। लोकसभा में भी खूब दिया है, विधानसभा में खूब दिया टिकट। वो कहते हैं कि बीएसपी जो है वो मुस्लिम टिकट ज्यादा इसलिए देती है ताकि सपा का मुस्लिम वोट बढ़ जाए, और आपको नहीं, क्यों बढ़ जाए? हम देते हैं कि हमारे साथ मुस्लिम समाज खड़ा हो और हम जीते, हम सत्ता में आए। अगर वो ऐसा सोचते तो अभी मेयर के चुनाव में अलीगढ़ में माननीय फुरकान जी, हमारे मुस्लिम समाज का बेटा, हमारा मेयर था। फिर अखिलेश यादव जी ने वहां मुस्लिम क्यों दे दिया? मुजफ्फरनगर में इमरान मसूद जी, वो हमारी पार्टी में थे तब, सहारनपुर में वहां हमारे मेयर के कैंडिडेट 1 साल पहले घोषित हो गए, फिर वहां अखिलेश यादव ने मुस्लिम क्यों दे दिया? जहां वर्तमान हमारा मेयर है वहां उन्होंने मुस्लिम क्यों दे दिया? भाजपा को जिताने के लिए, कुछ वोट काट ले, भाजपा जीत जाए। तो क्या अखिलेश यादव ये तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बीएसपी की तरफ आए? तो बहन जी, उनके चाहने से थोड़ी ना होगा। मुस्लिम समाज इस बात को समझ रहा कि हमें रहने से कहाँ हमारा हित है। अच्छा, हाँ, ये तो बात आपकी हो गई मुस्लिम समाज की। हम बात करते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा कमेटी। हम देख रहे हैं कि आप पिछड़ा अति पिछड़ा कमेटी की बैठक लेते हैं जी। लखनऊ कार्यालय पर बैठक होती है, बड़ी संख्या में पाल समाज के लोग और तमाम जो लोग हैं वो बीएसपी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, आपके फोटो से, ट्वीट से पता लगता है।
तो उसके पीछे की क्या रणनीति है? क्योंकि पिछड़ा बड़ी संख्या में 2017 में और 2022 में भाजपा को वोट देकर आया है। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि बीएसपी कौन सा फॉर्मूला लगा रही है कि अति पिछड़ा इतनी संख्या में बीएसपी की तरफ आ रहा है? देखिए, वो पिछड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वो पिछड़ा सोच रहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट तो दिया कि हमारे बच्चों का भला होगा, हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। इस उम्मीद से वो भाजपा को वोट दे दिया था। लेकिन आज भाजपा क्या कर रही है कि तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दे रही है। और पिछड़ों का प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं, एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा हो, उसका आरक्षण तो सरकारी विभागों में है। अब वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि जिस पार्टी की हमने सरकार बनाई वो तो हमारा सब कुछ छीन ले रहा, वो सरकारी विभाग को प्राइवेट कर दे रहा, हमारी नौकरी छीन रही। खासतौर पर एससी एसटी पिछड़ा गरीब लोग हमारे गांव में प्राइमरी में पढ़ाते थे। जो बीएसपी 7 से 12 की सरकार में 5000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बनाया, हजारों हाई स्कूल इंटर कॉलेज बनाया, आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया, पैरामेडिकल कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, होम्योपैथिक कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, शिक्षा देने के लिए गरीबों को, सर्व समाज को। वहीं पर आज 24-25 चल रहा है। जब बसपा ने 7 में 5000 प्राथमिक विद्यालय बनाया तो बच्चों की जरूरत थी, और आज 7 से हमें लगता है 15-16 साल होने जा रहा है। आज तो बच्चों की संख्या और बढ़ गई। तो ये सरकार 5000 विद्यालय बंद करने की साजिश कर रही। तो ये पिछड़ा सोच रहा है, पिछड़ा सोच रहा है, एससी एसटी सोच रहा, हर समाज का गरीब सोच रहा कि ये तो हमारी मूलभूत जो शिक्षा है वो भी छीन ले रही सरकार, नौकरियां छीन ले रही सरकार। अगर कहीं जगह निकली भी तो गरीब बेचारा किसी तरह अपने माँ बाप से कुछ पैसे लेकर के जाता परीक्षा देने। ट्रेन पर बेचारा गरीबी के नाते इतना पैसा नहीं देता होटल बुक करे, वो जा करके प्लेटफार्म पर पेपर बिछा के सोता है हमारा भाई। लेकिन जब गेट पर पहुंचता परीक्षा देने के लिए तो पता लगती कि पर्चा लीक हो गया। तो इसी उम्मीद के लिए सरकार को जिताया था। तो अपने आप जान रहा कि बहुजन समाज पार्टी में ही हमारा भला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर ना आई होती तो ओबीसी समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी न मिलती। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जब ये स्कूल बंद होने वाला जो ये जो मर्जर का जो फैसला आया था, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने बड़ी जोर शोर से पीडीएफ पाठशाला चलाया। वहां पर ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया, डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाया, है ना, और उसके एम फॉर मुलायम सिंह पढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ पाठशाला बनाकर विरोध किया, लेकिन आप लोगों ने उस तरीके से विरोध नहीं किया, सड़कों पर नहीं उतरे, आपने कोई पाठशाला नहीं चलाई। देखिए, पीडीए का नाटक है उनका, हम नाटक नहीं करते हैं। हम पीडीए के लिए, जो पीडीए है, पीडीए का मतलब बहुजन समाज, पीडीए का मतलब एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम, अखिलेश भी तो बहुजन समाज का मकसद है। अखिलेश भी तो यही, उनका क्या मकसद है? अगर उनका पीडीए का मतलब एससी एसटी ओबीसी होता तो पीडीए का नारा उनका कब आया है? 2024 के पहले। 2024 के बाद उनकी सरकार तो बनी नहीं कि जो ऐसा कुछ करे कि पीडीए लगे हमारा विकास हो रहा। एक पद उनके पास था, नेता विपक्ष का। जब वो लोकसभा में चले गए तो उत्तर प्रदेश नेता विपक्ष का पद था, तो पीडीए के लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। पी से पिछड़ा भी उम्मीद लगाया था, डी से दलित भी उम्मीद लगाया था, और ए से अल्पसंख्यक भी। ये पीडीए के लोग इसे देखते रह गए। और माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते देते किसको बना दिए जिसमें पीडीए का कोई नाम ही नहीं था, नेता विरोधी दल। सही है कि गलत है? वो पीडीए से आते हैं, वो तो कह देते हैं कि पीडीए में ए का मतलब अगड़ा। तो इसका मतलब कि उनको खुद ही नहीं अभी तय कर पा रहे पीडीए का मतलब क्या है। कई बोलेंगे पी से पिछड़ा, कई बोलेंगे पी से पंडित, कई बोलेंगे डी से दलित, कभी बोलेंगे ए से अल्पसंख्यक, फिर बोलेंगे ए से अगड़ा, ए बोलेंगे ए से आधी आबादी, ए बोलेंगे ए से आदिवासी। तो बच्चा कौन? आप अखिलेश यादव के जो भाषण है उसका गहन निरीक्षण करते हैं, हमको लगता है। नहीं, हम सबका करते हैं। ये जो धोखा देने वाला नारा है, भाषण है, इसका मैं खुला विरोध करता हूं। अगर ये पीडीए है तो माननीय अखिलेश यादव जी से कभी पूछ लीजिएगा कि दूसरे को तो छोड़ो,
क्या यादव कोई लोकसभा लड़ा था? अरे उनके धर्मेंद्र यादव लड़े तो थे, उनका भाई है, डिम्पल यादव उनकी लड़ी बीवी थी, है, अक्षय यादव लड़े थे, उनका भतीजा है। खुद यादव कहाँ है? खुद अखिलेश यादव लड़े तो वो थे। यादव तो थोड़ी है, वो परिवार है। हम तो कहते हैं परिवार दल अलायंस। मतलब पीडीए मतलब परिवार दल अलायंस। पी से परिवार, पी हाँ। से परिवार, डी से दल, ए से अलायंस। अरे कुछ भी हो, लेकिन 37 सांसद लिए बैठे हैं। अरे मेरे भाई, 37 सांसद बता देना कि यादव सांसद कौन है। और विपक्ष की आवाज बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं बता देना कि यादव सांसद कौन है। बीवी को छोड़ दे, भाई को छोड़ दे, भतीजे को छोड़ दे, यादव सांसद कौन है? जिस आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्यवर साहब मान्य बहन जी ने 89 में यादव सांसद बनाया था। कब? 89 में। खरे अखिलेश भैया, कन्नौज ले ला, फरुखाबाद ले ला, बदायूं ले ला, इटावा ले ला, अब पूर्वांचलों तो ही चाहिए, बाकी यादव भाई हमारा क्या करेगा? आहिरगढ़ एक भयवादी है तो हम तो अपने यादव के लिए लड़ेंगे। मतलब यादव, हमारे पूर्वांचल में यादव नहीं है, मतलब यादव के लिए भी बहुजन समाज बिल्कुल पार्टी लड़ेगी। वो तो समाजवादी पार्टी का वोटर है। देखो वो वोटर कहां का नहीं, मतलब वोटर किसी का होता नहीं है। अगर समाजवादी का वोटर होता तो 89 में रामकृष्ण यादव बसपा सांसद नहीं होते। अरे उस समय समाजवादी कहा। सुनिए, रमाकांत यादव सांसद नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले माननीय मिश्र यादव सांसद हुए बीएसपी से, रमाकांत यादव सांसद हुए बीएसपी से, उमाकांत यादव सांसद हुए बीएसपी से, बालेश्वर यादव सांसद हुए बीएसपी से, कैलाश नाथ यादव सांसद हुए बीएसपी से, डीपी यादव हुए बीएसपी से, मिश्र यादव का बेटा आनंद सेन मंत्री हुआ बीएसपी से, अवधराम यादव हुए मंत्री बीएसपी से। अभी महानगर में हमने यादव लड़ाया राममूर्ति यादव को। बीएसपी कहती है जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी। तो मतलब आप तो यादव समाज में भी सेंध लगाने की पूरी सेंध नहीं, पूरा पूरा यादव समाज भी पिछड़ा मेरे साथ है। आज यादव जिस दिन उसके समझ में आ जाएगा ना कि बिरादरी के नाम पर मैं तो धोखा दे इनको वोट देता हूं, लेकिन ये माननीय अखिलेश यादव जी खाली परिवार दल अलायंस बनाए, परिवार के लिए काम कर रहे हैं, उस दिन पूरा यादव मेरे साथ खड़ा हो सकता है। मतलब अखिलेश यादव अपने परिवार के बाहर के यादव को हम चुनाव नहीं पूछ रहे हैं लड़ाते। भाई ना कि बता दो एक यादव सांसद। बीवी को छोड़ दो, अपने भाई को छोड़ दो, भतीजे को छोड़ दो, बाकी बताओ कौन यादव है? आजमगढ़ में तुम्हें यादव नहीं मिला? पीडीए में कौन चौहान सांसद है? या किसको आपने टिकट दिया था? प्रजापति किसको टिकट दिया था? पाल कौन सांसद है? यादव कौन सांसद है? चौरसिया कौन सांसद है? ये बहुजन समाज पार्टी के भगोड़े लोगों को जो अपनी बेटी बेटा के चक्कर में भटक रहे हैं, समाजवादी को तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रह गया। अगर समाजवादी के माननीय अखिलेश यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, अगर उनको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा होता तो सारे के सारे सांसद बहुजन समाज पार्टी के भगोड़े स्वार्थी लोगों को एमपी नहीं बनाते। इसी चीज से मैं एक बात सवाल है, मैं कुछ दिनों पहले आर के चौधरी साहब से मिला था, वो बहुजन समाज पार्टी में लंबे टाइम तक रहे। कि मैंने इंटरव्यू किया, उनका सवाल आप सुनिएगा। वो कहते रहे बार बार कि अखिलेश यादव नए कांशीराम है, अखिलेश यादव नए कांशीराम है। वो बार बार अखिलेश यादव की तुलना मान्यवर साहब कांशीराम से कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम के साथ काम किया है। मैंने कई बार पूछा कि आप ये तुलना क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अब अखिलेश यादव बदल गए हैं। पहले जो अखिलेश यादव थे वो नहीं रहे, बिल फाड़ने वाले अखिलेश यादव नहीं रहे, महापुरुषों का नाम बदलने वाले अखिलेश यादव नहीं, अब वो बदल गए हैं, अब वो कांशीराम की लाइन पर चल रहे हैं और हमारे लिए कांशीराम है। अगर बदल गए तो पीडीए का विपक्षी दल नेता बना देना था। बदल गए हैं तो नेता विरोधी दल किसी पीडीए का बना देते जो पीडीओ समझते हैं। तो ब्राह्मण के बनने से क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर काहे नारा देते हो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का? ब्राह्मण तो आपकी पार्टी में भी अरे अरे भाई, हम कहां विरोध कर रहे हैं ब्राह्मण का? फिर आप पीडीए पीडीए क्यों चिल्लाते हो? जो सभी उसमें शामिल हैं अलग क्यों करते हो? और माननीय आर के चौधरी जी उनके बराबरी खड़ी कर रहे हैं जो मानवर कांशीराम साहब मान्य बहन जी ने बिना जीते उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया था। बिल्कुल। और अगर अखिलेश यादव जी बदल गए हैं, उनके अंदर माननीय आर के चौधरी जी को अपने लोकसभा के स्वार्थ में कांशीराम दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वही माननीय कांशीराम साहब बिना जीते उनको कैबिनेट का मंत्री बनाने का काम किए थे। बिल्कुल, ये बात सत्य है। और आज वही माननीय अखिलेश यादव जी माननीय कांशीराम साहब के नाम से एक जिला बना था कासगंज, उसको बदलकर माननीय कांशीराम नगर, उसको बदल क्या कर दिए? कासगंज। वाह चौधरी साहब, जिसके अंदर तुम्हें कांशीराम दिखाई पड़ रहे हैं वही नेता माननीय कांशीराम साहब के नाम से एक जिले का नाम नहीं हजम कर पा रहे हैं। वो बोल रहे पहले ऐसे हुआ करते थे, अब बदल गए। कहां से बदल गए? कब बदल गए? बोले कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, जाना है, और उसके बाद बदल गए। एक और नेता थे, वो भी बीएसपी से नेता थे, बड़े अरे नेता मेरे थे। भाई, एक और नहीं,
समाजवादी पार्टी को अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा ही नहीं है। एक नहीं, सब बसपा के लोग कब्जा किए हैं, जो बसपा की अपनी बेटी बेटे के चक्कर में गए हैं, क्योंकि वो भी परिवार दल पार्टी है। हाँ। और जो परिवारवादी नेता थे वो सब वहीं पहुंच गए हैं। बसपा में ये हो नहीं सकता। लालजी अंबेडकर ने ये कहा, लालजी वर्मा ने ये कहा, अंबेडकर नगर से जो सांसद हैं, कि बीएसपी में जो है वो नेता निकले नहीं, निकाले गए हैं, और न जाने किस दबाव में, किस मजबूरी में निकाले गए हैं। दबाव मजबूरी में नहीं निकाले गए। लालजी वर्मा जी बीबी को लड़ाएंगे कटेहरी से, बेटी को लड़ाएंगे जलालपुर से, खुद लड़ेंगे लोकसभा। ये सपा में ही चल सकता, बीएसपी में नहीं। अच्छा, परिवारवाद की वजह से नहीं। अरे भाई, ये है क्या? आपकी पत्नी कटेहरी लड़ेगी, आपकी बेटी जलालपुर लड़ेगी, आप लोकसभा लड़ोगे, तो इस विचारधारा के लोग जहां उस विचारधारा पार्टी होगी वहीं को एडजस्ट हो पाएंगे। बीएसपी बहन जी के 6 भाई हैं, बहनें कई हैं। आज तक कोई राज्यसभा एमएलसी या मंत्री बना है? अगर आकाश भाई भी आए हैं तो राज्यसभा एमएलसी बनने नहीं आए हैं। बहन जी ने उनको इस संघर्ष के दौर में संघर्ष करने के लिए छोड़ा है। कभी लोकसभा नहीं लड़ाया बहन जी ने, कभी विधानसभा नहीं लड़ाया किसी परिवार के व्यक्ति को। और बहन जी ने तो अपना परिवार बसाया ही नहीं मेरे भाई, इस समाज के लिए, इस मूवमेंट के लिए। मेरा सवाल अब आपसे ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में आप लगातार पिछले लंबे समय से घूम रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से एट्रोसिटीज की जो घटनाएं हो रही हैं, जो हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं, मैंने देखा लगभग आप पिछले 2-2.5 महीने में 10 से 12 जगहों पर गए, और आपने देखा वहां पर किस तरीके से कहीं पर पाल समाज के साथ, कहीं पर प्रजापति समाज के साथ, कहीं पर मौर्य समाज के साथ, कहीं पर दलित समाज के साथ। तो जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या ये घटनाएं जो हैं, इसका एक असर 2027 की रणनीति पर पड़ सकता है? निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी में कानून का राज कानून से चलाया जाता था। कानून के द्वारा कानून का राज चलता था। माननीय बहन जी के सरकार में कानून का राज था। आज पूरी तरह जंगल राज कायम है, और माननीय बहन जी के सरकार में कहीं अत्याचार, जुल्म नहीं होता था। आज जब माननीय बहन जी कहीं अत्याचार होता है, चाहे जिस जाति धर्म समाज के साथ, तो बहन जी को बर्दाश्त नहीं होता है। फिर तुरंत बहन जी मुझे भेजती हैं, खुद बहन जी ट्वीट करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और मैं भी बहन जी के निर्देश पर जा करके पूरा उनको न्याय दिलाने का काम करता हूँ। आप देखते हैं क्या कि जिस तरीके से, क्या उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव कानून की कार्रवाई में होता है? आपको लगता है कि जो प्रशासन है वो पीड़ितों के साथ, खासकर जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव करता है कार्रवाई? क्यों नहीं भेदभाव होता? अभी कौशाम्बी में एक घटना हुई है, वहां पर जिस बेटी के साथ छेड़खानी हुई, उस बेटी के छेड़खानी को देखते हुए जो मुलजिम थे, वहां के प्रशासन ने, जो बेटी के साथ घटना करने वाले लोग थे जी, उनको, वहां के प्रशासन के लोग उस पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए जेल भेज दिया। और उनका बाप अपने बेटे के कृत्य से क्षुब्ध होकर के आत्महत्या कर लेता है। फिर सरकार के एक उप मुख्यमंत्री के दबाव में प्रशासन उल्टे पीड़ित के बाप को, पीड़ित के भाई को, पीड़ित के चाचा को जेल में डाल देता है, और जो पीड़ित है उसको जेल के बाहर कर देता है। ये सरकार के दबाव में तो हुआ। अभी मैं गया था बलिया, वहां एक हमारे समाज की बहू के साथ छेड़खानी हुई, एससी समाज के बहू के साथ, और उसकी गवाह उसकी ननद थी 12 साल की। एफआईआर तो हो गई, लेकिन एक नेता के, भाजपा के नेता के दबाव में उसकी गिरफ्तारी मुलजिम की नहीं हुई। और नतीजा क्या हुआ कि वही मुलजिम लोग उस 11-12 साल की बेटी के साथ रेप करते, हत्या करते, निवस्त करके उन्हीं के घर के मड़ैया में ले जाकर लटका देते हैं। अगर शायद पहली घटना जब बहू के साथ हुई तभी वो जो उत्पीड़न करने वाले लोग अगर जेल चले जाते तो शायद ये घटना नहीं होती। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज योगी कायम है। आदित्यनाथ तो कहते हैं कि यहाँ राम राज्य है, माफिया को मिट्टी में मिला दिया। अब अगर ऐसा ही राम राज चाहिए तो अपना राम राज रखें, ये हमारी पब्लिक को, जनता को नहीं चाहिए। जौनपुर में 2 दलित समाज के साथ खेत में काम कर रहे थे। किसी एक बड़े आदमी ने अपने खेत के किनारे किनारे लाइन बिजली का लगा रखा था, और उसमें उसके पति की उधर गया होगा किसी काम से, करंट लगने से मृत्यु हो गई। जब मृतक की पत्नी उनके परिवार के पास जाती है कि आपने क्या बिजली का तार लगाया था, कहीं नहीं, चलो दिखाओ। जब वहां देखने आए
तो उसका पति मरा पड़ा हुआ था, फिर उसको भी उसी के दुपट्टे में लपेट कर गला दबा के मार दिया जाता है। 8 दिन तक इन दोनों की बॉडी नहीं बरामद होती है, जबकि नहर में फेंका रहता, बताता भी है मुलजिम पकड़ा गया। लेकिन जब माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में लिया, मुझे बहन जी ने भेजा, मैंने जा करके वहां अधिकारियों से बात किया, तब जा करके 8 दिन के बाद, मेरे जाने के बाद, तब दूसरे दिन महिला की बरामद हुई, तीसरे दिन पुरुष की। अगर मैं ना जाता, बहन जी संज्ञान न लेती, तो बॉडी न मिलती, न पोस्टमार्टम होता, न तो मुलजिम गिरफ्तार होता, न तो उस परिवार को न्याय मिलता। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ तो जिस तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं, सब कुछ बढ़िया, मिट्टी को माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, आपको क्या लगता है कि 27 में क्या असर पड़ेगा? वो उनका भाषण है पूरी तरह। तो मैं 2-4 घटना का जिक्र किया हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों घटनाएं इस तरह हो रही, रोज हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश की आम जनता कानून के राज के नाम पर बहन जी को पसंद करती है, बहन जी की सरकार को। नौजवान रोजगार के नाम पर, चाहे बहन जी ने नया पद सृजित करके सफाई कर्मी नौकरी लाखों दी हो, चाहे बहन जी ने पुलिस की भर्ती लाखों कराई थी, चाहे शिक्षक की भर्ती लाखों कराई थी, चाहे सिंचाई विभाग में लाखों भर्ती हुई थी, चाहे गार्ड की नौकरी इन पार्कों में लोगों को मिली है। आज नौजवान भी इंतजार कर रहा कब बहन जी आए कि हमें रोजगार मिले। क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय जंगल राज है? पूरी तरह जंगल राज कायम है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और इस सरकार से हमारा किसान भी परेशान है। आज यूरिया खाद की जरूरत है, जरा गांव में निकल के देखो, हर रोड के किनारे दुकानों पर जाम लगा है, भीड़ लगा है। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं हम तो पूरी आपूर्ति कर रहे हैं, पिछले साल से ज्यादा आपूर्ति किए हैं, लोग बाग भंडारण ना करें। वो तो भंडारण की बात करें कि लोग बाग घरों में खाद छुपाकर भंडारण कर रहे हैं। किसान को इतना पैसा नहीं भंडारण करेगा, किसान तो अपनी जरूरत भर के लिए खाद ले खेत में डाल ले, ये बड़ी बात है। अब आप अगर इस तरह की माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो कहने को कोई रोक नहीं सकता। किसी भी रोड पर निकल जाओ, अभी किसी रोड पर अगर आपको 10-20 किलोमीटर जाने के बाद 2-4 जगह भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी, बता देना। मैं तो अभी गया था बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इधर घूम करके फिर आया, हर जगह रोड किनारे हमको भीड़ दिखाई पड़ी। उन्होंने पता क्या भाई क्या हो गया। तो मुख्यमंत्री क्या आरोप लगा रहे हैं उन पर कि भंडारण कर रहे हैं अपनी कमी छुपाने के लिए? अरे भाई किसान कहाँ भंडारण करेगा? कह रहे हैं क्या जरूरत उसको भंडारण करने की हम तो सप्लाई पहले ज्यादा कर रहे हैं। मेरे भाई क्यों भंडारण करेगा? कहाँ उसका गोदाम रखा है? कहाँ इतना बजट उसके पास है? इस वक्त तो किसी तरह खाद को ले जाके अपनी फसल में डाल के अपनी फसल तैयार कर ले। किसान को कितनी बड़ी आय दूना कर दी गई जो उसको भंडारण करने का मौका मिल गया है। आज की डेट में चाहे किसान हो वो परेशान है, छात्र है वो परेशान है, नौजवान है वो परेशान है, व्यापारी है वो परेशान है, आम जनमानस महंगाई से परेशान है, आम जनमानस ये जो जंगल राज का है इससे परेशान है। और इसके लिए आम जनता उत्तर प्रदेश की निजात के लिए यहाँ का किसान भी, नौजवान भी, छात्र भी, व्यापारी भी आने वाले 27 में बहुजन समाज पार्टी के साथ एक जनता का गठबंधन बना करके फिर माननीय बहन जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। बस अब आखिरी में आपसे कुछ सवाल हो गया आपके जीवन से रिलेटेड। अभी आपको एक लंबा समय हो गया है बीएसपी में काम, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, कब से जुड़े हैं बसपा से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में मैं 90-92 से जुड़ गया था, लेकिन मैं अपना कारोबार भी करता था, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगकर काम भी करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद लगभग वही 96 में मुझे कुछ हमारे पदाधिकारियों ने सेक्टर का अध्यक्ष बनाया था। फिर मैं काम शुरू किया। फिर उसके बाद माननीय बहन जी ने हमको, जब हमारे यहाँ मंडल समीक्षा करने बहन जी गई थी, मुलाकात हुई, तो बहन जी ने हमको जिले को उपाध्यक्ष बनाया। कुछ दिन बाद हम मंडल के संगठन मंत्री बने थे। रामचंद्र राजभर जी हमारे मंडल अध्यक्ष थे। और फिर मैं भाईचारा में रहा। कुछ दिन बहन जी 2008 में राजस्थान में भेजा था। उसके बाद मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी में पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करता हूँ। और मेरी मेहनत और लगन को देखते हुए, मेरी निष्ठा को देखते हुए माननीय बहन जी ने मुझे जो काम दिया है, जो काम सौंपा है, उसको भी मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से उस काम को मैं करने का काम करता हूँ। और निश्चित है कि मैं इस वक्त, एक खबर ये रहती है कि विश्वनाथ पाल जो है बहन जी के बहुत करीबी है। बहन जी विश्वनाथ पाल पर इतना भरोसा करती, इतना किसी पर नहीं। माननीय बहन जी ने हमारे भी कुछ दिन पहले कहा था कि जो भी हमारा करता है बहुजन मूवमेंट के लिए काम करेगा, वो सब मेरा करीबी है। मेरा बहन जी को तमाम लोग इस तरह बोलते, बहन जी कहती है हमारा कोई करीबी नहीं है, जो इस मूवमेंट में अच्छी ईमानदारी से काम करेगा वही मेरा करीबी है। अच्छा, आपको 3 साल होने वाले हैं लगभग प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए। जब आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया
तो कैसे पता लगा और क्या कहा बहन जी ने आपको बुलाकर जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया था? नहीं, बहन जी ने बुलाया हमें। उसके बाद सुबह हमारे यहाँ एक पवन कुमार गौतम जी कोऑर्डिनेटर थे, अब इस दुनिया में बेचारे नहीं हैं, खुदा तो उनकी आत्मा को शांति कर दे। तो सुबह सुबह उनके पास माननीय बहन जी का फ़ोन गया, जो हमें उन्होंने बताया, पवन भाई ने, तो है नहीं, उन्होंने कहा कि बहन जी का फ़ोन आया था, बहन जी पूछ रही थी कि विश्वनाथ पाल के पास कैसी क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा, एक चीज़ कहा कि बहन जी विश्वनाथ पाल के पास कोई व्यवस्था हो ना हो, लेकिन अगर आप बहन जी कह दें कि पूरी इंडिया में तुम्हें जाके मीटिंग करके फिर लौट के आना है, तो विश्वनाथ पाल बहन जी वो चले जाएंगे और करके भी आ जाएंगे। तो कहीं भी जा सकते हैं आप बसपा के लिए पूरे देश में। और उनके बहन जी इतने मित्र हैं, सहयोगी हैं कि उनको कहीं कोई बाधा दिक्कत नहीं आएगी। तो बहन जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मेरे पास फ़ोन आया माननीय मेवालाल गौतम साहब का, उन्होंने कहा कि 4 बजे बहन जी ने बुलाया है। मैं आया तो बहन जी ने पूछा, तो उस वक्त हमारे पास पहले के कारोबार जो रेडीमेड का था वो बंद हो चुका था, तो मैंने बिस्लरी की एजेंसी ली थी। तो उस वक्त जब मैं बहन जी के पास गया, बहन ने पूछा भाई कैसे कारोबार क्या है, क्या करते हो? तो हमने कहा बहन जी बिस्लरी की एजेंसी है, जिससे हमारे बच्चों को खाना और पढ़ाई बच्चों की चल जा रही है। कुछ हमको भी, बड़ा बेटा है देखता है, कुछ हमको भी मदद करता है, और बाकी बहन जी हमारे हित मित्र हैं, वो हमको सहयोग करते रहते हैं। मैं उन्हीं के बल पर बहुजन समाज पार्टी काम करता हूँ। तो बहन जी ने कहा मैं तुम्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही हूँ। इसके आप पीछे कोई काम रणनीति करो। थी पिछड़ा समाज को जोड़ने की? अब देखिए वो तो बहन जी जाने। क्योंकि पिछड़ा समाज का एक बड़ा क्या नाम है, जब हिस्सा रहा है बीएसपी, जब 7 से 12 की सरकार बनी तो बड़ी संख्या में पिछड़े समाज का वोट मिला था। तो क्या बहन जी ने आपको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया 2022 के बाद, तो 27 के लिए पिछड़े वोटर को साधने की कोशिश कर रही थी, और अब हम देख रहे हैं किस तरीके से जो अति पिछड़ा कमेटियां बनाई जा रही है, आप उसका एक अहम हिस्सा, क्योंकि जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पाल समाज से, उसके बाद कई पार्टियों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज से बनाए। क्या ये विशेष रणनीति कुछ है इसके पीछे? देखिए सही रूप में अगर देखोगे तो बहुजन समाज पार्टी अगर नहीं बनती, बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले पूरे 52% के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% मिलती थी। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांसीराम साहब को, मान्य बहन जी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया और एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी के तहत जिनको पहले भागीदारी मिलती थी उनको भी, और जिनको नहीं मिलती थी उनको भी, खास तौर पर राजभर समाज हो, प्रजापति समाज हो, पाल समाज हो, मौर्य समाज हो, निषाद समाज हो, शाक समाज हो, सैनी समाज हो, नाई समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, चौरसिया समाज हो, चौहान समाज, सोजी जो पिछड़ी जातियां हैं जो छूट रहे हैं उनको भी शामिल कर लो। इनके अगर नेता कोई दिखाई पड़ते हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद और बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से ही तैयार होके गए हैं। वो चाहे बीजेपी को सजा रहे हो, चाहे समाजवादी को सजा रहे हो। तो ये ओबीसी समाज सोच रहा है कि हमें अब इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को कमजोर नहीं होने देना है। जिन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी में तैयार किया गया, ये अपनी बेटी बेटा के चक्कर में किसी स्वार्थ में ये जहां मर्जी जाएं, लेकिन हम सभी ओबीसी समाज के लोग फिर से एक होकर के इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को मजबूत करेंगे, जहां से हमारे समाज के नेता तैयार होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ पाल साहब आपका। ये बातचीत थी हमारी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल साहब के साथ, और लगा तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। समय कम है लेकिन बात करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीएसपी फिर से वापसी कर पाएगी? जिन मुद्दों पर विश्वनाथ पाल से हमने बातचीत की वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या 2027 में बीएसपी का जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से बूथ सेक्टर कमेटी की बात चल रही है, क्या उस फॉर्मूले से बीएसपी वापसी कर सकती है? तमाम सवाल हमने किए। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और धन्यवाद, नमस्कार।